स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। स्वस्थ हो जन जन अपना, स्वस्थ हो जन जन अपना, तन मन रहे निरोगी सबका, स्वस्थ भारत का ये सपना, स्वस्थ भारत का ये सपना। में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, स्वस्थ भारत कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते ही हैं, बहुत सारी बातें हम करते हैं अपने कार्यक्रम में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। हमारी कोशिश रहती है कि हम विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को उठाएं, जिससे कि घर बैठे आप हमारी बातचीत से लाभ उठा सकें। आज 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल पर एक जो विशेष दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। 11 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। उद्देश्य यही है, देश की हर महिला को सुरक्षित जीवन मिले। खास तौर से जब वो गर्भवती होती है, उसको खास देखभाल की ज़रूरत होती है। उस वक्त उसकी किस तरह से देखभाल की जाए, या फिर किस तरह से पूरा जीवन वो सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। दर्शकों, जरा सोचिए, जब एक महिला गर्भवती होती है, क्या उसकी सेहत की देखभाल हमें क्या तभी करनी चाहिए? नहीं, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए किशोरावस्था से। हमें देखभाल करनी चाहिए जब वो गर्भवती होती है। साथ ही हमें देखभाल करनी चाहिए जब वो बार बार गर्भपात कराती है, उसके बाद उसमें जो तमाम तरह की शारीरिक दिक्कतें आती हैं, तब हमें देखभाल करनी चाहिए। सोचने का विषय ये है कि हमें महिलाओं के सेहत पर किस तरह से ध्यान देना है। हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना होगा, जिससे कि समय रहते वो अपने निर्णय ले सके। बहुत सारी बातचीत हम आज के इस अंक में करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम आपको ये भी बता दें, 11 अप्रैल को एक दिवस और मनाया जाता है, पार्किंसंस डे। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि एक जो ये ऐसी बीमारी है, जैसे कि पहले कहा जाता था, पार्किंसंस जो है वृद्ध लोगों को होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वृद्ध जनों के हाथ पैर अक्सर हिलते हैं, या फिर उसमें संतुलन जो है बिगड़ जाता है, शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की जानकारी नहीं है और शायद बहुत ज़्यादा उपचार भी नहीं है। एक ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से पार्किंसंस जो है बहुत ज़्यादा लोग इस विषय में बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि हम इस बीमारी के बारे में भी जागरूक रहें। समय रहते अगर हम ध्यान देते हैं तो मैनेज किया जा सकता है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का जो ये कार्यक्रम है सजीव प्रसारण है, फोन इन पर आधारित है। विषय हम आपको बता ही चुके हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो मना रहे हैं, इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। और आपके पास मौका है हमारे विशेषज्ञ से सीधे बात करने का। तो मैं आपको स्टूडियो के नंबर्स आप बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं 27804443, दूसरा नंबर है 27803335। देहरादून के बाहर से जो दर्शक हमसे जुड़ना चाहेंगे, आपको इन्हीं नंबरों के आगे लगाना होगा 0135। ये हमारे शहर का एसटीडी कोड है। नंबर्स आपने लिख लिया है तो आप मिला लीजिए। 0135 हमारे शहर का एसटीडी कोड है और स्टूडियो के नंबर्स हैं 27803335, दूसरा नंबर है 27804443। आप अपने प्रश्नों के साथ जब तक तैयार होते हैं तब तक हम रुकते हैं बहुत ही छोटे से अंतराल के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, अभी हाजिर होते हैं। भारत का ये सपना। हमें क्या हुआ है शांता दीदी? मुझे लगता है तुम्हें एनीमिया यानी खून की कमी से कमजोरी हो गई है। किशोरावस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है, इसलिए तुम्हें भोजन में लौह तत्व लेने चाहिए। ये ले, इस गोली में आयरन है, रोज एक गोली खाती रहना। ये गोलियां खाए? नहीं नहीं, ये बहुत फायदे की है, इससे खून की कमी दूर हो जाती है। इसके अलावा किशोर किशोरियों को आयरन वाला भोजन लेना चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, रागी, ज्वार, बाजरा, दालें, विशेषकर अंकुरित दालें, गुड़, ताजे फल खाने चाहिए, जिससे खून की कमी न हो।
तब हम नाच सकेंगे दीदी। हाँ हाँ, तू उस चिड़िया की तरह भी उड़ सकेगी सुरमा। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि मैंने अभी कहा, आज के दिन हम चर्चा करने वाले हैं सुरक्षित मातृत्व विषय पर। और अभी हमने ये भी बताया आपको कि हमारा जो ये कार्यक्रम है फोन इन पर आधारित है, तो आपके पास मौका है सीधे हमसे संपर्क करने का। स्टूडियो के नंबर्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर से दोहरा देती हूँ। हमारे स्टूडियो के नंबर्स हैं 27804443, दूसरा नंबर है 27803335। देहरादून के बाहर से जो दर्शक हमसे जुड़ेंगे, आपको इन्हीं नंबरों के आगे लगाना होगा 0135, ये हमारे शहर का एसटीडी कोड है। विषय पर बहुत सारी हम बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुमिता प्रभाकर। आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा, 11 अप्रैल है और 11 अप्रैल को मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। क्यों जरूरत पड़ जाती है ऐसे दिवस मनाने की? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। बहुत एक फेमस कहावत है, एज गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर। शायद यही शब्द हैं जो कि माँ का महत्व बताते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि एक स्त्री का स्वास्थ्य पूरे परिवार के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर महिला स्वस्थ नहीं है, स्पेशली अगर वो जिस टाइम में गर्भावस्था में है, उस समय में स्वस्थ नहीं है, तो वो एक अच्छी नस्ल, एक अच्छी जनरेशन को जन्म नहीं दे सकती, ना उसका पालन पोषण कर सकती है। हमारे देश में नेशनल मदरहुड डे मनाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज पिछले कई सालों से हम ये देख रहे थे कि हमारे देश में और विकासशील देशों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी थी। इसका मतलब ये कि बहुत सारी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपने जीवन को खो रही थीं, और हमारी सरकार और सारे विशेषज्ञ इस मेहनत में जुटे हुए थे कि किस तरीके से इस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को घटाया जाए, और काफ़ी हद तक हम इस चीज़ में कामयाब भी हुए हैं। ये डे मनाने का कारण का पर्पज़ ये कि एक जागरूकता आए, क्योंकि मुझे लगता है नॉलेज और एजुकेशन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैटरनल मोर्टेलिटी में जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान अपना जीवन खो रही हैं। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे कि जस्ट एक जागरूकता, अगर उसकी नॉलेज है तो हम महिलाओं की बहुत मदद कर सकते हैं। इसलिए ये अवेयरनेस डे या ये एक जागरूकता दिवस के रूप से मनाया जाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जैसे कि हमने कहा कि आप बता ही रहे हैं कि मोर्टेलिटी जो रेट थी बहुत ज़्यादा थी। आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन जिन आंकड़ों की हम अपेक्षा करते हैं उन आंकड़ों पर अभी पहुंचना दूर है अभी, या पहुंचना हम चाहते हैं, लेकिन जरूरत बन जाती है आपकी, हमारी, हम सब की। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, मैं तेजपाल सिंह से बोल रहा हूँ जी। तेजपाल जी, पूछिए प्रश्न। हाँ जी, डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम जी। नमस्कार जी, मेरा ये सवाल होगा जी, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ और पहाड़ में जो है गर्भवती माता बहनों का काफी कष्ट देखता हूँ। काफी कष्ट भरा जीवन है, किसी न किसी प्रकार से जीवन जीना है तो कष्ट भरा ही है। वो बहने अपना जो है जीवन को, अपना गर्भवती शरीर को कैसा बचाए पहाड़ के कामों से। दूसरा मेरा ये सवाल होगा इसी में जुड़ा हुआ कि यदि किसी कारणवश अक्सर डिलीवरी पहाड़ में हो ही जाती है, वो समय महिला किस प्रकार की सुरक्षा करे अपने शारीरिक मानसिक पीड़ा को रोकथाम के पहाड़ के क्या उपाय होंगे उस समय, ये बताने की कृपा करें आप। तेजपाल जी, मुझे बहुत खुशी है कि आपको महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की इतनी चिंता है। पिछले कई सालों में हम ये महिलाओं का दर्द महसूस करते आ रहे हैं कि पहाड़ में वो महिलाएं जो कि पूरा काम भी कर रही हैं, परिवार को भी संभाल रही हैं, जब गर्भावस्था में जब उनकी सारी केयर का समय होता है तो ना उनको सारी सही डॉक्टरी सलाह मिल पाती है, ना केयर हो पाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गर्भावस्था में महिला का हर महीने डॉक्टरी परीक्षण होना चाहिए। जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एनीमिया, खून की कमी, उसकी सही से आयरन की टैबलेट्स लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर ना बढ़े, ब्लड प्रेशर का चेकअप होते रहना चाहिए। जिस तरीके से टेटनस वगैरह के इंजेक्शंस के बारे में जानकारी आपको अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है, उसको फॉलो करना चाहिए। उसके अलावा जो भी डॉक्टरी राय होती है अल्ट्रासाउंड कराने के बारे में या खून जांच कराने के बारे में, उसके अलावा आहार के बारे में जो भी आपको डॉक्टर राय देते हैं उसको आपको फॉलो कराना चाहिए गर्भवती महिला को। देखिए, गर्भ कोई बीमारी नहीं है। कोई भी गर्भवती महिला अपनी जो उसके डे टू डे एक्टिविटीज़ जिसको हम कहते हैं, जो अपना रोज़मर्रा का काम वो कर सकती है।
बट दिक्कत यह है कि पहाड़ में महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके का काम है, बोझा उठाना, बहुत ज़्यादा चलना। एंड ऐसा देखा गया कि कई बार इस तरीके का बहुत मुश्किल काम करते हुए उनका प्रसव समय से पहले हो जाता है, बच्चे कमज़ोर होते हैं, उनको इन्फेक्शन या कई तरीके के संक्रमण की समस्या हो जाती है। अब इन सब समस्याओं से बचने के लिए पूरे परिवार का सहयोग ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि पूरा परिवार ये समझे कि गर्भावस्था में महिला को थोड़े आराम की ज़रूरत है, खास पोषण की ज़रूरत है, और जो जैसे छठा महीना क्रॉस होता है तो डेफिनेटली कुछ आराम की भी ज़रूरत है, और बहुत भारी काम जो कि पहाड़ों में अक्सर महिलाओं को करना पड़ता है उससे उनको थोड़ा बचना चाहिए। और उसके अलावा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके वहाँ पे जो ANM हैं या जो भी डॉक्टर मौजूद हैं उनकी राय ज़रूर लें। एक चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ कि जो पहाड़ों में जो सिंपल डिलीवरीज हैं वो हो सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जिनमें कि कोई कॉम्प्लिकेशन है, उस तरीके के प्रसव को ज़रूर किसी बड़े अस्पताल में जाके ही कराएं। अब हमारे पहाड़ों में भी अच्छे अस्पतालों का विकास हो रहा है। अगर आपको डॉक्टर ये बताता है कि इस प्रसव में ब्लीडिंग का रिस्क है, यहाँ पे ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, या माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसको ICU केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और किसी बड़े अस्पताल में पेशेंट को शिफ्ट कराया बिल्कुल जाए। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है अगर किसी बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत है, आपको पता चल जाता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ ना करें, क्योंकि एक महिला की जिंदगी का सवाल होता है। उस वक्त डॉक्टर एक कॉलर और हैं जो जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार माननीय परिचारिका जी, नमस्कार माननीय डॉक्टर साहब जी नमस्कार। मैं संजय मंगाई बावनवाला देहरादून से। माननीय, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज जानना चाहूंगा कि सुरक्षित प्रसव एवं स्वस्थ प्रसव के मामले में उत्तराखंड के गत एक दशक में क्या आंकड़े, मतलब मृत्यु दर क्या है, नवजात की मृत्यु दर या मातृत्व की माँ की मृत्यु दर में क्या सुधार आया है और वर्तमान में क्या दर है वो? बिल्कुल, संजय जी ने जो प्रश्न किया है वो आंकड़े पूछ रहे हैं, और जैसा कि संजय जी आप जानते ही हैं, अक्सर हम इस विषय में बातचीत करते आए हैं। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि आंकड़े जो हैं वो पहले के बनस्पत बहुत सुधार आई है अभी तक, लेकिन कुछ जो कोई भी आपके उपलब्ध हो, मैं 100% ठीक हूँ आंकड़े, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, जो आपके, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने एक उनको देखा जरूर होगा, आपको टेंटेटिवली उन्होंने देखा जरूर होगा कि क्या सुधार आया। मैं उससे संक्षिप्त से जानना चाहूंगा, बहुत विस्तार से भी नहीं। देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंकड़े तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन एक हाँ जी एक रफ जो हम एक एस्टिमेट लगा के चलते हैं, 4.2 पर 1000 लाइव बर्थ जो है वो इस वक्त हमारे देश की एक रफ मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, जो कि हम ये कहते हैं कि अगर 1000 महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें से 4 महिलाएं अपना जीवन प्रसव से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में खो देती हैं। अब उत्तराखंड के पिछले 10 साल के आंकड़े तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हमारे देश के आंकड़ों में पिछले 10 साल में करीब 15% का सुधार हुआ है। जो पहले आंकड़े थे आज से 10 साल पहले, उससे लगभग 15% अभी उसमें कमी आई है। और उसमें कमी आने का मेन जो कारण है वो एजुकेशन या जागरूकता है। जो 3 मेन हम लोग बोलते हैं कि 3 मेन जो किलर्स हैं, सेप्सिस, हेमरेज, एनीमिया एंड हाई ब्लड प्रेशर, ये 4 वो खौफनाक चीज़ें हैं जो कि हमारी 80% गर्भवती महिलाओं की जान लेती हैं। उनके बारे में गवर्नमेंट ने और सभी विशेषज्ञों ने बैठ के मीटिंग्स की हैं, कमेटीज़ बनाई हैं। एक सेफ मदरहुड कमेटी है हमारी फॉक्सी की भी और सरकार की भी, जो कि इन 4 मेन मुद्दों पे, खून की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया और इन्फेक्शन, इन 4 चीज़ों पे हम जो है पूरा जोर दे रहे हैं कि इन 4 चीज़ों को अगर हम किसी गर्भवती महिला को इन 4 चीज़ों से अगर बचा सकते हैं तो हम अपनी मैटरनल मोर्टालिटी को आने वाले 10 साल में प्रॉबेबली 50% रिड्यूस कर लेंगे। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जैसे कि उत्तराखंड के बारे में इन्होंने कहा, तो अक्सर हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करते आए हैं कि पहले की स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है उत्तराखंड में भी, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे स्वास्थ्य वर्कर हैं अब गांव-गांव में तैनात हैं, जैसे कि आशा कार्यकर्ती है, हमारी ANMs हैं वो गांव-गांव में हैं, तो बहुत सारे जो आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अभी भी ज़रूरत है और जागरूकता की। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक महिला का स्वास्थ्य बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्या सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही ध्यान देने वाली बात होती है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी मकान की नींव मजबूत नहीं है तो हम एक ऊपर मजबूत मकान नहीं बना सकते, है ना। उसी तरीके से हम ये नहीं सोच सकते कि कोई बहुत कमज़ोर महिला अचानक गर्भावस्था में आप उसका बहुत पोषण सुधार कर लें या आप उसे बहुत खिला पिला दें तो आप एक बहुत स्वस्थ शिशु या एक बहुत स्वस्थ प्रेगनेंसी की उम्मीद रखें।
हम एक महिला के जीवन काल को मेनली 3 भागों में बांटते हैं, जिसको हम एडोलेसेंट हेल्थ बोलते हैं, एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और एक पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज। ये जो एडोलेसेंट या किशोरावस्था है, इस समय में एक महिला के प्रजनन के जो अंग हैं वो विकसित हो रहे होते हैं। उस समय में उनकी प्रॉपर केयर करना, उस समय में बच्ची को एनीमिया ना हो, उसको प्रॉपर कैल्शियम मिले, उसके प्रजनन अंगों में कोई इन्फेक्शन ना हो, इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस समय में बच्ची का मीनार्के जिसको हम बोलते हैं, जिस समय में उनकी माहवारी चालू होने का समय होता है, उस समय में उसके शरीर में कोई हार्मोन का संतुलन ना हो, उस समय में उसको कोई संक्रमण ना हो, इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई लड़की किशोरावस्था में सही है, स्वस्थ है, तो ही वह एक स्वस्थ माँ बन सकती है। बिल्कुल। और साथ ही डॉक्टर साहब, जैसा कि कई बार ये दुखद जो घटना होती है, ये कहीं कहीं सुनने को मिल ही जाती है कि प्रसव के समय माँ की जो है मृत्यु हो गई, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वो बच्चे का जीवन हो जाता है। जी, उस समय जो है बच्चे को किस तरह से बचाया जाए, उसकी परवरिश कैसे की जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्वस्थ बच्चा अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको ज़रूरत हो जाती है एक महिला के, एक माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि किशोरावस्था से ही हमें ध्यान रखना है महिला के स्वास्थ्य का, क्योंकि आगे चलकर अगर वो स्वस्थ रहती है तो स्वस्थ एक महिला बनेगी, स्वस्थ माँ बनेगी। बिल्कुल। जब वो स्वस्थ रहेगी तो एक स्वस्थ शिशु को जन्म देगी, जो कि एक स्वस्थ नागरिक बनेगा, है ना। उसके बाद आप ये बताएं हमें कि जैसे कि बहुत सारी बातें और भी आ जाती हैं, जैसे कि बार बार अबॉर्शन करवाना, ये भी, और अबॉर्शन के पीछे है कि हम रेशियो, हमारे जो आंकड़े गड़बड़ हो रहे हैं, लिंग अनुपात में गड़बड़ी आ रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं हम आज भी बेटे की चाह करते हैं और बार बार जो है गर्भपात हो जाता है, इससे भी महिला की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, सेप्टिक अबॉर्शन या जो गलत ढंग से किए गए अबॉर्शन है, वो नंबर 1 कॉज है महिलाओं की मृत्यु दर कम ना होने का। और जैसे कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि अभी भी बेटे की चाह जो है, उसमें कितनी लड़कियां हर साल अपना जीवन गंवा देती हैं। हम कितना भी बेटी बचाओ अभियान डॉक्टरों के लेवल पे चलाते रहें, बट जब तक ये समाज में ये बदलाव नहीं आता, जब तक कि समाज इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता कि लड़कियां और लड़के दोनों बराबर हैं, शायद लड़कियां बेहतर हैं, मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरी अपनी ये सोच है, तब तक जो है महिला का जीवन सुरक्षित नहीं है। गर्भपात महिला को हर तरीके से नुकसान पहुंचाता है, स्पेशली उस तरीके से कराया गया गर्भपात जो कि बड़े किसी सही अस्पताल में किसी पढ़े लिखे डॉक्टर द्वारा नहीं किया गया। वह ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, आगे चल के ट्यूब्स ब्लॉक हो जाना, इस तरीके की कई तरीके की प्रॉब्लम्स कर सकता है। कई तरीके की मानसिक समस्याएं, क्योंकि जो एक दिल में एक जो हीन भावना पैदा होती है कि मैंने एक शिशु की हत्या की है, तो बहुत सारी पेशेंट्स हमारे पास एक तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी लेके आते हैं। शिक्षा की भी अपनी अहम भूमिका आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद जागरूकता और शिक्षा, किसी महिला के लिए एजुकेशन एक ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट एक वेपन है जो कि उसको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। एक महिला को शिक्षित करना पूरे समाज को शिक्षित करने के समान है। ये एक ऐसा दिया है जो कि पूरे परिवार को रोशन करता है। बिल्कुल, अगर महिला शिक्षित है तो अपना निर्णय खुद ले सकती है, अपना निर्णय लेगी, अपने बच्चों को बताएगी, क्योंकि जितना समय एक महिला अपने बच्चों के साथ बिताती है ना। और जब भी हम इस तरीके के जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं तो मैंने ये देखा है कि जैसे जो 17-18 साल की उम्र की लड़कियां आती हैं, उनको जो भी हम नॉलेज देते हैं, वो उस नॉलेज को अपने अलावा बहुत सारे लोग अपने घर जाएंगी, अपनी मौसी से, अपनी दोस्तों से, अपनी मदर से, सबसे बात करेंगी। तो एक लड़की को जागरूकता देना या पढ़ाना या एजुकेशन देना एक दिए के समान है, जो कि पूरी सोसाइटी को फिर चमकाएगा, बिल्कुल रोशन करता है। बिल्कुल रोशन करता है। जैसे कि अब हम आ जाते हैं, एक स्वस्थ किशोरी है हमारे पास, शादी हो जाती है, प्रीनेटल केयर के बारे में अगर हम बहुत जरूरी है उस समय देखभाल। जी जी, प्रीनेटल केयर, इसके बारे में भी हमारे देश में जागरूकता बहुत कम है। ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास, पेशेंट सब तभी आते हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जबकि हम अपने मरीज़ों को हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि गर्भवती होने से पहले आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनको थायराइड की समस्या है, उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको शुगर की समस्या है, और गर्भ धारण करने के बाद जब एबॉर्शन हो जाता है या गर्भपात हो जाता है, फिर टेस्ट होते हैं, फिर उन्हें पता चलता है। तो जहाँ तक प्रीनेटल चेकअप का सवाल है, उस समय में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो डॉक्टर उनको कुछ एक बेसिक ब्लड टेस्ट बताते हैं, जिन ब्लड टेस्ट के जरिए हमें ये पता चल जाता है कि उस महिला का शरीर जो है गर्भ धारण करने के लिए स्वस्थ है या नहीं। डॉक्टर साहब, ये चेकअप के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कॉलर है जो जुड़ चुके। हेलो, लगता है इनका संपर्क जो हमसे कट चुका है, बातों को कंटिन्यू करते हैं।
और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ तरीके के हम ब्लड टेस्ट बताते हैं, जिसमें कि थायराइड की जांच, शुगर की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच। हम कतई ये नहीं चाहते कि कोई महिला जो पहले से एनीमिक है, उसके शरीर में खून की मात्रा कम है या उसको थायराइड वगैरह की समस्या है, वो गर्भ धारण करे और उसके बाद वही समस्या लेके वह शिशु के साथ भी उस प्रॉब्लम को झेले। तो प्रीनेटल चेकअप में ये भी बहुत एक अहम मुद्दा होता है कि जो भी इस तरीके की समस्याएं हैं, चाहे महिला को थायराइड की समस्या है या उसके शरीर में खून की मात्रा कम है या कोई संक्रमण है, उसको हम पहले से करेक्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और साथ में जैसे कि ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे, गर्भावस्था के बिल्कुल जैसे कि प्रसव के समय पर अगर मैं बात करती हूँ, तो ऐसे क्योंकि संस्थागत प्रसव को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और वो इसलिए जिससे कि हम जो मृत्यु के जो आंकड़े हैं उनमें कमी लाए, ऐसी कौन कौन सी स्थिति आ जाती है प्रसव के समय में जो कि जानलेवा हो सकती है? देखिए, ज़्यादातर जिसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बोलते हैं, एंटीनेटल पीरियड, जिस समय में महिला गर्भवती होती है, लगभग 90% इस तरीके की समस्याएं जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती हैं, उस समय में की गई ब्लड की जांच, अल्ट्रासाउंड वगैरह के माध्यम से हमें पता चल जाता है। अगर किसी महिला का ब्लड प्रेशर ज़्यादा चल रहा है या उसको ब्लीडिंग की समस्या है, उसके शरीर में खून की मात्रा कम है, उसको किसी तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम जैसे हार्ट की समस्या है, डायबिटीज़ है, या उसका ब्लड प्रेशर पहले से बहुत ज़्यादा रहता है, या उसको पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या बच्चे की जो अवल नाल होती है, प्लेसेंटा जिसको हम बोलते हैं, अगर वो नीचे है, ये ऐसी समस्याएं, या बच्चा उल्टा है, आड़ा है, जिसमें कि हमें पता है कि प्रसव के समय में दिक्कत आ सकती है, ये सब हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कैटेगराइज करते हैं। इस तरीके की डिलीवरीज को हमेशा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं कि डिलीवरी हॉस्पिटल में होनी चाहिए, ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे कि अगर इमीडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े या सिजेरियन की ज़रूरत पड़े तो तुरंत यह सुविधा उपलब्ध हो। यह सुविधा डॉक्टर के रूप में, बेहोशी के डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट के रूप में, ब्लड बैंक की सुविधा, ऑपरेशन थिएटर की सुविधा, हर तरीके की सुविधा के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर देखा गया कि कई बार रिमोट एरियाज़ में या पहाड़ों में ये समस्या आती है कि वहाँ ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है, या अगर शल्य सर्जन अवेलेबल है तो वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट उपलब्ध नहीं है। तो जिस भी अस्पताल में हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के पेशेंट को लेके जा रहे हैं, वहाँ ये समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसी कंडीशंस शायद बहुत ही कम होती हैं जिसमें कि हम ये सोचें कि हाँ, अब माँ की जान को खतरा है। अगर हमने एंटीनेटल पीरियड में जब महिला गर्भवती थी तब हमने उसका सही से उपचार किया गया है ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें नाल नीचे होती है, या ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया होता है, या कोई हार्ट वगैरह की समस्या है, ये इनको हम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के समय में माँ की जान का खतरा बन सकती हैं। लेकिन एक अच्छे अस्पताल में जहाँ हर एक तरीके की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ हम लगभग हर माँ की जान बचाने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रसव है वो हमेशा अस्पताल में ही कराएं, क्योंकि कभी भी प्रसव के दौरान किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर आप अस्पताल में जाकर प्रसव कराते हैं तो वहाँ तमाम तरह के उपकरण हैं, सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिनसे कि उन जटिलताओं से उसी समय निदान आपको मिल सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे, लेकिन उसके बाद जो है महिलाएं सोचती हैं अब जो है मैं फ्री हो चुकी हूँ, अब मेरे पास जो है जो कॉम्प्लिकेशन थी वो हट चुकी हैं। लेकिन ये बात मैं आगे चर्चा में जारी रखूंगी। एक कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं। हेलो जी, नमस्कार बीना जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, प्रेग्नेंट लेडी को तनाव से क्यों बचना चाहिए? हाँ जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा बीना जी। पुराने समय से लोग कहा करते थे कि अब आप गर्भवती हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, गीता पढ़ें, पूजा पाठ करें, है ना। इन सब चीज़ों के पीछे एक कारण जुड़ा था। जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं तो आपके शरीर से कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं, ठीक है, इनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं, ये बच्चे को जो माँ के गर्भ से जो खून जाता है उन कोशिकाओं को सिकोड़ते हैं, इसलिए बच्चे में खून का प्रवाह भी कम हो जाता है। इसके अलावा ये जो केमिकल्स होते हैं, ये महिला के अपने शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अगर माँ रिलैक्स है, उसके दिमाग में तनाव नहीं है, वो अपने शरीर से बच्चे को अच्छी तरह ब्लड दे पा रही है, खून दे पा रही है, तो उस बच्चे का विकास अच्छा होगा। अगर आप मेंटली रिलैक्स हैं, अगर आप तनाव में नहीं हैं, आपका ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, आप अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से खुशी से एंजॉय कर सकेंगे। अब रीसेंट रिसर्च ये भी पा रही है कि वो महिलाएं जो प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, उनके ब्रेन से या जो उनके शरीर से हार्मोन्स निकलते हैं, वो बच्चे की नाल को क्रॉस करके, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, बच्चे तक जाते हैं
और इस तरीके के बच्चे जिनकी माएँ बहुत स्ट्रेस में रहती हैं, वो भी अपनी जीवन में उनकी बहुत मतलब गुस्सा करने की या बहुत स्ट्रेस में रहने की, जिसको हम टाइप 1 पर्सनालिटी बोलते हैं, वह उस तरीके के होते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी पाया गया है कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं, उनके बच्चों को आगे चल के हार्ट की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या ज़्यादा होने की भी संभावना रहती है। तो प्रेगनेंसी में खुश रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे विचार रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और खुश रहते हुए आप स्वस्थ भी रहेंगी। अच्छा खान पान भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अभी कहा, प्रेगनेंसी शुरू हुई, बहुत ध्यान रखा गया, डिलीवरी हो गई, उसके बाद महिला सोचती मैं फ्री, ध्यान रखने वाली ज़रूरतें आ जाती है वहाँ पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्यूपेरल सेप्सिस या गर्भ डिलीवरी के बाद होने वाली इन्फेक्शन भी हमारे देश में माँओं की जान लेने का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। डिलीवरी होने के बाद ऐसा देखा गया कि कई तरीके की भ्रांतियां हैं हमारे देश में, सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में ऐसा देखा गया है कि महिला को बोला जाता है कि पानी ज़्यादा नहीं पियो, पेट फूल जाएगा, कई तरीके के खान पान की रिस्ट्रिक्शन है, नहाना नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना है, जो कि ये ऐसी भ्रांतियां हैं जो कि उसके शरीर पे एक्चुअली काफ़ी दुष्प्रभाव डालती हैं। हमने ऐसा देखा गया कि हमारे प्रदेश में एक खास तरीके की समस्या है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, जिसमें कि नाड़ियों में खून के थक्के फंस जाते हैं, वो थक्के जाके ब्रेन में फंस जाते हैं, जिससे कि स्ट्रोक की समस्या होती है। इसका एक प्रमुख कारण ये देखा गया कि महिलाएं चलती फिरती नहीं है, डिलीवरी के बाद घी का सेवन कराया जाता है और पानी बहुत कम पिलाया जाता है। तो इस चीज़ की वजह से एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा स्थिति पैदा होती है, जिसको कि हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी, प्रसव होने के बाद माँ को, शिशु को स्तनपान कराना है। इस समय उसको अपनी खुराक का और ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उसके शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है अब वो दूध से बच्चे को भी जानी है, तो माँ को अपना कैल्शियम इंटेक और बढ़ाना है। इस वक्त जो भी शिशु को मिल रहा है वो माँ के स्तनपान से मिलना है, इसलिए माँ की खुराक का इस वक्त और भी ज़्यादा ध्यान रखना है, चाहे वो कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स की मात्रा है, कैल्शियम, आयरन, ये सब बाद में 3 महीने तक भी आपको जारी रखना है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय में इन्फेक्शन का बहुत हाई रिस्क रहता है। चलना फिरना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद जो है अपना 6 हफ्ते पे जाके आप परीक्षण कराएं, ये देखने के लिए कि जो गर्भाशय है वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ गया है। उसके बाद हम लोग पैप्समियर की जांच एडवाइस करते हैं, और आजकल बच्चेदानी से के कैंसर से बचने की जो वैक्सीन्स हैं उसके बारे में जानकारी लें। तो जो आपकी पोस्टपार्टम विजिट होती है, दैट मीन्स कि डिलीवरी के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उस समय में आप अपनी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते हैं। आगे अब आपको कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब कम से कम 2 साल बच्चा नहीं होना चाहिए, है ना, इसके बारे में भी डॉक्टर आपको जानकारी देते हैं। इसलिए ये नहीं कि जब डिलीवरी हो गई तो पूरी तवज्जो अब बच्चे की तरफ हो गई और माँ के स्वास्थ्य की तरफ सब ध्यान भूल गए। 6 हफ्ते के बाद की ये जो पोस्टपार्टम विजिट है, प्रसव के बाद, ये माँ के अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले सालों में उसको अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना है, बीमारियों से कैसे बचना है, कैसे दोनों बच्चों के बीच में कैसे गैप रखना है, ये सब जानकारी उसको इसी समय में डॉक्टर देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और जैसे कि आपने कहा कि प्रसव के बाद जो है गर्भ निरोधन कौन सा इस्तेमाल करें, तो अभी जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है PPIU-CD पर। तो हमारा जो आगामी सोमवार में एक सजीव प्रसारण होगा, तो उसमें हमारा विषय भी यही रहेगा। तो हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि वो आप उस दिन भी हमारे साथ जुड़ें और अपने प्रश्नों के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक फेज़ आ जाता है महिला के जीवन में। उसके बाद जब महिला 40 के आसपास की हो जाती है, दूसरी तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इस बार की जो थीम है वो है एवरी वुमन काउंट्स, यानी कि हर महिला की अपनी अपनी जो है उसकी दायित्व है, अपना उसके वो अधिकार रखती है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर अब मुझे ये बताएं कि जैसे कि 40+ अगर महिला आ जाती है तो किस तरह की दिक्कतें आती हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक महिला के जीवन में तीनों अवस्थाओं में, किशोरावस्था में या एडोलेसेंस में, फिर रिप्रोडक्टिव एज में और मेनोपॉज या जिसको हम रजोनिवृत्ति बोलते हैं, जिस टाइम में मासिक बंद होने का समय होता है, जो शरीर में बदलाव होते हैं वो अलग अलग तरीके की समस्याएं पैदा करते हैं। इस समय में जो हमारी मेनोपॉज से संबंधित समस्याएं हैं, उस समय में महिला को अपने स्वास्थ्य के बारे में खास चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब मासिक बंद होने का समय होता है, हार्मोन्स की गड़बड़ियाँ होती हैं, शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। अब अपने हार्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि हार्मोन्स के बदलाव की वजह से हमारा हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। हम चाहेंगे कि आप बहुत संक्षेप में बताएं, क्योंकि समय सीमा में बंधे हैं। हाँ जी, कई तरीके के कैंसर्स हैं जिनके बारे में कि हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक ज़रूर अपने डॉक्टर से जानकारी प्राप्त करें। स्तन के कैंसर से कैसे बचना है, सर्वाइकल कैंसर से कैसे बचना है,
आगे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। हम चाहेंगे कि हम 70-75 साल की उम्र तक भी काम करें और स्वस्थ रहें। और इन सब चीज़ों के लिए आई थिंक जो भी डॉक्टरी सलाह है, जो भी इस उम्र में टेस्ट वगैरह होने चाहिए, उसके बारे में मिलते रहना चाहिए डॉक्टर से। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये विषय भी बहुत ज़रूरी है कि 40 के आसपास जब महिला पहुंच जाती है तो अपने सेहत का ध्यान कैसे रखें। तो हम आपसे वादा करते हैं कि आने वाले आगामी अंकों में कहीं न कहीं हम इस विषय को ज़रूर छुएंगे। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातचीत हुई है, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं छोटे से विराम के बाद। हाँ जी मैडम, कितना खाना? सारे मसले आओ। नहीं नहीं, मेरा नहीं। अरे ऐसी हालत में भी खाना नहीं खाओगी? बच्चे की चिंता है कि नहीं? हाँ है ना। आप नहीं बोलो, ये क्या सही कर रही है? मगर मैं नहीं, ये ठीक तो नहीं है। पौष्टिक आहार के साथ गर्भ के दौरान सही देखभाल भी जरूरी है। पूरी जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आएं। सुखी मातृत्व की शुभकामनाएं। If you want to prevent stroke, don't smoke, don't use excessive alcohol, do regular physical activity and exercise, and take care of your diet. स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हमें पता है, हमें उम्मीद है, आज जैसे आपके फ़ोन कॉल्स हमें बताते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है आपको ज़रूर पसंद आता है और आपके पत्रों के माध्यम से भी हमें ये जानकारी मिलती रहती है। हम चाहेंगे कि आपको हमारा आज का ये अंक कैसा लगा, आप हमें इस पते पर लिखकर ज़रूर बताएं। हमारा पता है स्वस्थ भारत पत्रिका, दूरदर्शन केंद्र, तपोवन मार्ग, देहरादून, उत्तराखंड। हमें उम्मीद है आपके पत्र हम तक ज़रूर पहुंचेंगे। दर्शकों, चलने से पहले हम आपको बता दें कि अगले शुक्रवार को यानी कि 19 तारीख को जो हमारा विषय रहेगा वो है लिवर से संबंधित रोग, क्योंकि विश्व लिवर डे है उस दिन। तो आप अपने प्रश्नों के साथ एक बार फिर से तैयार रहिएगा। तो हमें उम्मीद है आपके बहुत सारे प्रश्न उस दिन भी हम तक पहुँचेंगे और ये कार्यक्रम हम सजीव प्रसारण होगा 18 तारीख को। तो आप उस दिन भी तैयार रहिएगा। आज के लिए स्वस्थ भारत की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।